कहानी की शुरुआत में सन 1974 में हमें एक डरावना दृश्य दिखाई जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि एक माँ ने रसोई में शांति से एक मोम की मूर्ति बना रही थी, जबकि उसका छोटा बेटा नाश्ता करते हुए एक ऊंची कुर्सी पर बैठा था। अचानक पिता एक और बेटे के साथ अंदर आया जो लात मार रहा था और चिल्ला रहा था। उसने इस बदतमीज बच्चे को कुर्सी में बांध दिया। बच्चा स्पष्ट रूप से बदमाशी कर रहा था। गुस्से में बच्चे ने अपनी माँ के हाथ पर खरोंच मारी और माँ ने उसे सजा के तौर पर उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारकर प्रतिक्रिया दी। आज की बात करें तो कॉलेज के दोस्तों का एक रोड ट्रिप था। कार्ली जोन्स अपने बॉयफ्रेंड वेड, अपनी सबसे अच्छी दोस्त पेज और पेज के बॉयफ्रेंड ब्लेक के साथ ही कार्ली के परेशानी पैदा करने वाले जुड़वा भाई निक और निक के दोस्त डाल्टन के साथ यात्रा कर रही थीं। 6 दोस्त एक बड़े कॉलेज फुटबॉल गेम में जा रहे थे। रात होने तक उन्होंने हाईवे से दूर एक सुनसान जगह में रात भर कैंप करने का फैसला किया। इलाका शांत था, लेकिन हवा में एक भयानक सड़ी हुई बदबू आ रही थी, जिसने उन्हें बेचैन कर दिया। उन्हें लगा कुछ मरा हुआ आसपास ही होना चाहिए, हालांकि वे इसे देख नहीं सके। बाद में उस रात एक रहस्यमय पिकअप ट्रक उनके कैंपसाइट के पास आया और रुक गया। इसकी चकाचौंध वाली हेडलाइट सीधे उनकी ओर इशारा कर रही थी। ड्राइवर बाहर नहीं निकला और कुछ नहीं कहा। वह बस वहां बैठा उन्हें देख रहा था, जो सुपर डरावना था। गर्म मिजाज वाले निक ने धैर्य खो दिया। उसने एक बियर की बोतल उठाई और उसे ट्रक पर दे मारी, जिससे उसकी एक हेडलाइट टूट गई। तभी ट्रक चुपचाप पीछे हट गया और बिना एक शब्द कहे चला गया। दोस्तों को डर गए और कन्फ्यूज्ड हो गए। बाद में कार्ली और वेड अपने टेंट में आराम कर रहे थे। अचानक उन्होंने थोड़ी ही दूरी से अजीब हरकत सुनी। कार्ली ने वेड को जगाया ताकि एक साथ जाकर चेक की जा सके, लेकिन वेड ने जवाब नहीं दिया। घबराई हुई कार्ली को अकेले जाना पड़ा। उसने हल्के से वाहन के पीछे से आ रही आवाज सुनी। जैसे ही वह करीब जाने वाली थी, वेड, जो सो रहा था, उठता है। कार्ली ने तुरंत राहत की सांस ली, फिर दोनों टेंट में लौट आए। लेकिन अगली सुबह जब वे जागे, तो वेड ने पाया कि उसकी कार का फैन बेल्ट कट गया था। स्पष्ट रूप से किसी ने रात में कार के साथ तोड़फोड़ की थी। उसी क्षण उन्हें कार्ली की आवाज सुनाई दी। कुछ दूरी पर कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था। हर कोई दौड़कर आया और कार्ली को एक दलदल में फंसा हुआ पाया। यह सड़ते हुए, बदबूदार जानवरों के शवों से भरा था। उनमें से एक इंसान का कटा हुआ हाथ था। उन्होंने जल्दी से कार्ली को बाहर खींचा। फिर लेस्टर नाम का एक आदमी भी वहां पहुंचा। उसने कुशलता से जानवरों के शवों को दलदल में फेंक दिया। कार्ली हैरान होकर लेस्टर से पूछा कि क्या उसने दलदल में कटा हुआ हाथ देखा था। लेस्टर ने कुछ नहीं कहा। वह बस हाथ के पास गया और उसे उठा लिया। यह पता चला कि यह सिर्फ एक पुतला का हाथ था। यह जानकर कि वेड को उसकी कार की मरम्मत की जरूरत थी, लेस्टर ने उसे और कार्ली को गर्मजोशी से अपने वाहन में आमंत्रित किया और दावा किया कि वह उन्हें इम्ब्रोज नामक एक शहर में ले जा सकता है, जो दूर नहीं है। वहां एक गैस स्टेशन था, जहां शायद उन्हें कार के लिए एक रिप्लेसमेंट फैन बेल्ट मिल सकता था। वेड ने खुशी से स्वीकार किया। अन्य 4 दोस्तों ने एक दूसरा वाहन लिया और फुटबॉल खेल के लिए आगे बढ़ गए। कार ठीक होने के बाद मिलने की योजना बना रहे थे। रास्ते में लेस्टर ने कार्ली को एक खतरनाक तरीके से देखा। कार्ली को बेचैनी महसूस हुई। उसने लेस्टर से कहा कि वे बाकी की दूरी पैदल चल सकते हैं। लेस्टर यह नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कार्ली के इनकार पर सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जल्द ही वे एम्ब्रोज पहुंचे। वे पहले गैस स्टेशन गए और उसे वीरान पाया। फिर कार्ली को पेज का फोन आया। वे भारी ट्रैफिक में फंस गए थे और उन्हें कल रात से कैंपसाइट तक उसी सड़क से लौटना पड़ा और कहा कि वे उन्हें बाद में शहर में ले जाएंगे। फिर दोनों एक चर्च के अंदर से मदद मांगने की उम्मीद से गए। दुर्भाग्य से उन्होंने देखा कि किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार का कार्यक्रम चल रहा था। वेड ने जल्दी से माफी मांगी, लेकिन जब वे जाने वाले थे, तो बो नाम का एक आदमी दिखाई दिया। उसने वेड को बताया कि वह गैस स्टेशन का मालिक था। बो ने उसे आवश्यक उपकरण उधार देने की पेशकश की, लेकिन अंतिम संस्कार समाप्त होने के बाद ही वे उन्हें लेने गैस स्टेशन जा सकते थे। वेड सहमत हो गया, लेकिन वापस जाते समय वे एक मोम म्यूजियम के घर की ओर खिंचे चले गए। हालांकि साइन साइड बोर्ड में अंदर जाना मना लिखा था, फिर भी वेड कार्ली को अंदर ले गया। उसने अंदर पाया कि वहां बनी मोम के पुतले वे फेमस लोगों के नहीं थे, जैसा उनको उम्मीद था, बल्कि वहां साधारण लोग के पुतले थे और वे सभी विंसेंट द्वारा बनाए गए थे। बाहर कार्ली ने एक शीशा साफ किया। उस पल उसे कोई दिखाई दिया। वेड चेक करने के लिए बाहर गया। उसे कोई नहीं मिला। कार्ली को और भी डरावना और चौंकाने वाला लगा। चौंक कर
करली इमारत से बाहर निकल गई। वेड ने यह देखा और तुरंत उसे उस जगह से दूर ले गया। फिर दोनों बो का इंतजार करने के लिए गैस स्टेशन पर पहुंचे, लेकिन बो ने कहा कि दुकान में कोई फैन बेल्ट नहीं था। हालांकि उसने उन्हें एक बार और प्रयास करने के लिए अपने घर ले जाने की पेशकश की। उन्होंने मना नहीं किया। रास्ते में बो ने वैक्स हाउस की कहानी का जिक्र किया। विंसेंट मोम मूर्तिकार ट्रूडी का बेटा था। वर्षों पहले ट्रूडी के पति ने अननेचुरल प्रैक्टिस के कारण अपना डॉक्टर का लाइसेंस खो दिया था। फिर यह जोड़ा एम्ब्रोस चला गया और वहां उन्होंने कई महान मोम की स्टैचू पर काम किया और पुतले बनाए। बाद में उनके जुड़वां बेटे हुए, लेकिन दुर्भाग्य से ट्रूडी एक गंभीर बीमारी के कारण से बीमार हो गई, जिसने उसे पागल कर दिया और वह काम करने में असमर्थ हो गई। उसके पति ने खुद को मार डाला। फिर जुड़वां बेटों को एक अनाथालय भेज दिया गया। यह सब सुनकर वेद और करली को बहुत अफसोस हुआ। उस समय वे बो के घर भी पहुंचे। बो फैन की बेल्ट देखने के लिए ऊपर गया। वेद ने रेस्ट रूम इस्तेमाल करने को कहा, लेकिन वेद ने गलती से एक अजीब कमरा खोजा। यह कैमरा जानवरों के भ्रूणों और मानव त्वचा के मुखौटों से भरा हुआ था। जब वेद उत्सुकता से जगह की जांच कर रहा था, करली बाहर इंतजार कर रही थी। उसने महसूस किया कि कुछ गलत है। उसने देखा कि बो का ट्रक वही था जो उस रात उन पर नजर रख रहा था। कार्ली को एक घबराहट महसूस हुई। वह कार का हॉर्न दबाती रही और शोर ने वेद का ध्यान खींचा। लेकिन जैसे ही वेद कमरे से निकलने वाला था, अचानक बत्तियां बुझ गईं। वेद बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। अगले ही पल एक लंबा छायादार आकृति अंधेरे से निकला, कैंची की एक तेज जोड़ी लिए हुए। उसके ऊपर कैंची से हमला किया गया। वेद टांगों पर गंभीर चोट लगा दी। दर्द के मारे वेद छिपने की कोशिश करते हुए कोने की ओर रेंग गया। कवर्ड चेहरे वाला आदमी आगे बढ़ा। यह विंसेंट था, बो का जुड़वां भाई, जो घर में छिपकर हमला करने का इंतजार कर रहा था। यह देखकर कि वेद अभी भी बाहर नहीं आया था, करली ने पेज को फोन किया, लेकिन पेज और उसका बॉयफ्रेंड ब्लेक कैंपसाइट पर अपने टेंट में मस्ती कर रहे थे, इसलिए उन्होंने फोन नहीं उठाया। कोई विकल्प न होने पर कार्ली ने एक वॉयस मेल छोड़ा। तभी बो अकेले घर से बाहर निकल गया। कार्ली ने तुरंत पूछा, वेड कहाँ है? बो ने पहले झूठ बोला कि वह बाथरूम का इस्तेमाल कर रहा होगा। फिर कार्ली को कार से बाहर निकालने के लिए उसे धोखा देने की कोशिश की, लेकिन कार्ली पहले ही पता लगा चुकी थी कि वह वास्तव में कौन था। बो ने नाटक बंद कर दिया। उसने हिंसक रूप से खिड़की तोड़ दी और कार्ली को बाहर खींचने की कोशिश की। घबराहट में कार्ली ने कार शुरू की और बो को पीछे की ओर फेंक दिया। जैसे ही वह जाने वाली थी, कार के पहिए एक खाई के किनारे पर लटक गए और हिल नहीं सके। उसका फोन भी कहीं अनजान जगह पर गिर गया था। उसके आसपास सब अंधेरा था। उसने हाई बीम चालू किया और अचानक बो फिर से दिखाई दिया। कार्ली डर के मारे ट्रंक की ओर भागी। सौभाग्य से वह आखिरी सेकंड में भागने में सफल रही और मदद के लिए शहर की ओर भागी। इस बीच वेड इतना भाग्यशाली नहीं था। उसके शरीर के बाल पूरी तरह से शेव कर दिए गए थे और विंसेंट ने उसे एक स्प्रेइंग डिवाइस पर बांध दिया। फिर विंसेंट ने एक मशीन शुरू की और उसने वेड के पूरे शरीर पर गर्म तरल मोम छिड़का। जलते हुए मोम ने वेड की त्वचा को ढक दिया। वह असहनीय दर्द में था। आंसू उसके चेहरे से लुढ़क रहे थे, लेकिन वह चीख भी नहीं सका। वह केवल बेबस होकर देख सकता था, क्योंकि मोम की परतें उसके शरीर को ढके हुए थीं। उसी समय कार्ली चर्च में दौड़ी, निराश और डरी हुई। उसने चिल्लाया, कृपया मुझे मदद चाहिए, कुछ भयानक हो रहा है। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने प्रतिक्रिया नहीं दी। कार्ली और करीब गई और उन्हें जमे हुए चेहरे और मोमी त्वचा का एहसास हुआ। वे बिल्कुल भी असली लोग नहीं थे। वे मोम के पुतले थे। अचानक उसने बाहर जल्दी जल्दी कदमों की आवाज सुनी। कार्ली तुरंत छिप गई। बो खोजते हुए आया और कुछ ही क्षणों में उसे पता चल गया कि वह कहाँ छिपी हुई थी। कार्ली फ्री हुई और सड़क की ओर भागी, लेकिन यह बेकार था। बो ने पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। उसने मदद के लिए चिल्लाया। एक पास के निवासी ने पर्दे में से झाँका, फिर खिड़की बंद कर दिया। अंत में कार्ली को बो ने वापस घसीटा और गैस स्टेशन के तहखाने में ले जाया गया। तभी निक और डाल्टन की आवाजें बाहर गूंजी। वे उसे और वेड को ढूंढने आए थे। कार्ली चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बो ने उसका मुंह और नाक ढक लिया। फिर उसने उसके होठों को बंद करने के लिए जल्दी सूखने वाला गोंद इस्तेमाल किया। उसके बाद वह दरवाजा बंद करके जाने ही वाला था, लेकिन निक गया नहीं। उसने बो से पूछा कि क्या उसने अपनी बहन कार्ली और उसके बॉयफ्रेंड वेद को देखा है। बो ने झूठ बोला, यह कहते हुए कि उसने नहीं देखा।
इस बीच तहखाने में कार्ली ने खुद को आजाद कर लिया था और एक उंगली जाली से बाहर खींची थी। दुर्भाग्य से निक ने ध्यान नहीं दिया। बो ने देखा और उसने जल्दी से एक जोड़ी प्लायर का इस्तेमाल करके कार्ली के उंगली को काट दिया। दर्द के मारे कार्ली का बुरा हाल हो गया। कार्ली जानती थी कि अगर वह अब निक को चेतावनी नहीं दे पाई तो वह अगला शिकार होगा। इसलिए उसने दर्द में अपना गोंद से चिपका मुंह खोला और चिल्लाई, निक, मैं यहाँ नीचे हूँ, मेरी मदद करो। उस क्षण निक ने बो के हमले को चकमा दिया और उसे कई बार जोर से घूंसा मारा। फिर निक ने जल्दी से गैस स्टेशन के हर दरवाजे को बंद कर दिया। उन्होंने सफलतापूर्वक कार्ली को बचाया। उन्होंने पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उस जगह का फ़ोन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। फिर उन्हें एक कार के दूर जाने की आवाज़ सुनाई दी, इसलिए उन्होंने बाहर जाकर मदद मांगने का फैसला किया। वे उस घर गए जहां महिला ने पहले पर्दा खोला था, और उनके डर से उन्होंने पाया कि खिड़की पर खड़ी महिला भी एक मोम की मूर्ति थी। इस बीच डाल्टन गलती से वैक्स संग्रहालय में चला गया। वह हर चीज से मोहित था जो उसने देखी थी, जब तक कि उसे कोने में एक मूर्ति नहीं मिली जो बिल्कुल वेड की तरह दिखती थी। वेड, डाल्टन ने फुसफुसाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसने धीरे से वेड के मोम से ढके चेहरे को पकड़ा और मोम की एक पतली परत को छीलना शुरू कर दिया, लेकिन मोम वेड की त्वचा से चिपक गया था। उसकी असली मांस का एक टुकड़ा उसके साथ निकल आया। वेड अभी भी अंदर जीवित था, पूरी तरह से लकवाग्रस्त। मोम के नीचे से आंसू निकल रहे थे। विंसेंट अचानक फिर से वहां आ गया और डाल्टन पर हमला कर दिया। डाल्टन ने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन वह विंसेंट के बराबर नहीं था। विंसेंट ने गोली मारी। डाल्टन भयानक रूप से नीचे गिर गया। डाल्टन खौफ में पीछे की ओर घिसटा, हाथ ऊपर, विनती करते हुए। विंसेंट ने कोई दया नहीं दिखाई। दोनों हाथों में चाकू लेकर उसने उन दोनों को डाल्टन की गर्दन में घुसा दिया। वहीं दूसरी ओर ब्लेक ने आखिरकार कार्ली की वॉयस मेल सुनी। वह डर गया लग रहा था, क्योंकि उसने उसके निराशाजनक शब्द सुने, इस बात से अनजान कि पेज को पहले ही निशाना बनाया जा चुका था। पेज तंबू में अकेली आराम कर रही थी, जब एक काली आकृति उसकी ओर रेंगती हुई आई। यह सोचकर कि यह ब्लेक था, लेकिन यह विंसेंट था। पेज चिल्लाई और घबराहट में बाहर भागी। जब वह बाहर आई तो उसने ब्लेक को पहले ही मरा हुआ पाया। वह जंगल में भाग गई और जल्द ही चीनी मिल की तरह भागते हुए ठोकर खाकर गिर गई। वह कांपते हुए एक कोने में छिप गई। अचानक बत्तियां जल गईं। अंदर लोगों के सामानों से जगह भरी हुई थी। इस बात का सबूत था कि यहाँ कई यात्रियों की हत्या की गई थी। आत्मरक्षा के लिए पेज ने एक धातु की छड़ पकड़ी और सावधानीपूर्वक अपने आसपास की खोज की। फिर उसके पैर से एक तीखा दर्द चुभ गया। वह एक जाल पर कदम रख चुकी थी। दर्द के बावजूद वह मैंने छिपने के लिए एक गैराज की ओर जाती है, लेकिन विंसेंट पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। अंधेरे से धातु की छड़ एक तरह से उड़ती हुई आई। इस बीच निक और कर्ली अपने दोस्तों को हर जगह खोज रहे थे। निक ने एक किराने की दुकान की खिड़की तोड़ दी और अंदर से एक क्रॉसबो चुरा लिया। तभी बो एक भूत की तरह प्रकट हुआ। दोनों जल्दी से एक थिएटर के अंदर छिप गए। बो उनके पीछे पीछे गया, उसके चारों ओर मोम की मूर्ति की गिनती करते हुए। धीमी रोशनी ने उसे एक पल के लिए भटका दिया। वह मंच के पर्दे की ओर चला, सावधानी से क्षेत्र को स्कैन कर रहा था। आखिरकार बो ने कर्ली को देखा और अपनी बंदूक चलाई। निक पास में छिपकर बो की बाह में एक तीर मारा। उन्होंने भागने के लिए आक्रामक रूप से प्रयास किया। जब बो ने उन्हें खदेड़ने के लिए दरवाजा खोला तो निक पहले से ही बाहर इंतजार कर रहा था और वह बो पर आखिरी हमला किया और वह को मार डाला। बो तुरंत गिर गया। उस पर कुछ भी उपयोगी नहीं मिलने पर उन्होंने मान लिया कि वह मर चुका है और थिएटर से दूर भाग गए। वे बो के घर पहुंचे और मदद के लिए कॉल करने के लिए एक काम करने वाले फ़ोन की तलाश की। अंदर उन्हें बो के बारे में फाइलें भी मिलीं। अचानक बो उठा, खून से लथपथ और गुस्से में खुद को वापस घर ले गया। दोनों जल्दी से छिप गए। बो ने तीर को अपने हाथ से खींचा और खुद ही अपने घाव को भर दिया। फिर उन्होंने बाहर एक कार का हॉर्न बजते सुना। कार्ली ने खिड़की से बाहर देखा और देखा कि ब्लेक और पेज दोनों मर चुके थे। उसके चेहरे पर दहशत छा गई। बो गुस्से में दरवाजा खोला। विंसेंट वहां चुपचाप खड़ा था, जबकि बो ने उसे शाप दिया। विंसेंट ने बो के घाव का इलाज करने में मदद करने की कोशिश की, लेकिन बो ने उसे दूर धकेल दिया और चिल्लाया, उसे एक सनकी कहा। विंसेंट ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपने चेहरे पर मोम का मुखौटा ठीक कर रहा था। उनकी बातचीत से यह स्पष्ट हो गया कि वे ट्रूडी के जुड़वां बेटे थे। विंसेंट छोटा भाई था, बो बड़ा था।
उनका जन्म जुड़े हुए जुड़वां बच्चों के रूप में हुआ था। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें अलग कर दिया, विंसेंट बोल नहीं सका और उसका चेहरा स्थायी रूप से विकृत हो गया था। बचपन से ही उसने अपनी माँ द्वारा बनाया गया एक मोम का मुखौटा पहना था, जिसने लोगों को उसे एक राक्षस की तरह व्यवहार करने पर मजबूर कर दिया। उनके माता पिता के मरने के बाद भाई लौट आए, लेकिन बो का क्रूर और हिंसक स्वभाव था। उसके हेरफेर के तहत विंसेंट उनके अपराधों में उसके साथ शामिल हो गया। विंसेंट ने मोम की मूर्तिकला अपनी माँ का उपहार विरासत में मिला और जिन्हें भी वह मारते हैं उसे मोम की मूर्तियों में बदल देते हैं। दुनिया के प्रति अपनी नफरत व्यक्त करने का एक खतरनाक तरीका था। जल्द ही बो ने फर्श पर गिरी एक तस्वीर देखी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि निक और कार्ली वहां थे। उसने गुस्से से इलाके की तलाशी शुरू कर दी। इस बीच दोनों जल्द से जल्द जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे गलती से रास्ता भटक गए। उन्होंने अंदर की लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन जब निक लाइट स्विच को फ्लिक करता रहा तो उसने अनजाने में उनकी लोकेशन का खुलासा कर दिया। जुड़वां भाइयों के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आई क्योंकि उन्हें अपने शिकार का लोकेशन मिल गया था। दूसरी तरफ निक और कार्ली मोमबत्ती बनाने वाले कमरे में घुस गए। वहां उन्होंने डाल्टन को जमा हुआ पाया। निक आगे बढ़ा, उसे आजाद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि डाल्टन बहुत समय से मरा हुआ था। उस पल विंसेंट प्रकट हुआ और हमला किया। निक और कार्ली ने निराशा से वापस लड़ाई की और संघर्ष के दौरान उन्होंने गलती से आग लगा दी। तेजी से फैलती हुई लपटों को देखकर निक ने पिघले हुए मोम का एक बर्तन गिरा दिया, जिससे उनके और विंसेंट के बीच का रास्ता बंद हो गया। आग बढ़ती ही गई और निक और कार्ली जल्दी से बाहर भाग गए, लेकिन जैसे ही वे भाग गए वे सीधे बो से टकरा गए। भाई बहन ने जो कुछ भी था उससे वापस लड़ाई की। हाथापाई के दौरान आग ने फर्श में एक विशाल छेद कर डाला। मोम तेजी से पिघलने लगा और उनके आसपास की मोम की मूर्तियों की मोम पिघलने लगी, नीचे कंकाल दिखाई देने लगे। बो गुस्से से पागल हो गया क्योंकि उसने अपने भाई विंसेंट की कीमती रचनाओं को बर्बाद होते देखा। उसने निक को गर्दन से पकड़ा और उसे गला घोंट कर मारने की कोशिश की, लेकिन निक ने उस पल का फायदा उठाया और जवाबी हमला किया। दोनों की भयंकर लड़ाई हुई, दोनों खून से लथपथ हो गए। उस समय कार्ली आखिरकार टूट गई। उसने एक बेसबॉल बैट उठाया और विंसेंट के सिर पर दे मारा। विंसेंट वहीं मर गया। अपने भाई को मरा हुआ देखकर उसने दर्द से खूब चिल्लाया। बदला लेने की कसम खाते हुए उसने एक तेज चाकू पकड़ा और धीरे धीरे कार्ली की ओर बढ़ा। कार्ली घबराहट में ऊपर दौड़ी और एक अलमारी से दरवाजे को बंद कर दिया, लेकिन पूरा घर मोम का बना था। विंसेंट ने एक बार वार किया और चाकू ने दरवाजे में एक छेद कर दिया। उसने इसे तोड़ दिया और अंदर घुस गया। कार्ली ने उससे तर्क करने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हें अपने भाई की बात नहीं सुननी है। तुम सनकी नहीं हो, वह है। वह हमेशा तुमसे झूठ बोलता रहा है, तुम्हें लोगों को मारने के लिए बना रहा है। लेकिन विंसेंट ने नहीं सुना। जैसे ही वह कार्ली पर वार करने वाला था, निक समय पर प्रकट हुआ और दोनों लोगों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। एक पल में कार्ली ने निक के पैर से चाकू निकाला और सीधे विंसेंट की तरफ घुसा दिया। अचानक ऊपरी मंजिल ढह गई। वे तीनों पिघलती हुई छत से गिर गए। पूरा मोम का घर उनके चारों ओर बिखर और पिघल रहा था। उसे सीढ़ियों पर दौड़ते हुए देखा। कार्ली ने पिघले हुए मोम के पीछे दीवार को छुआ और महसूस किया कि बाहर जाने का एक रास्ता है। उसने निक को जल्दी से दीवार तोड़ने का इशारा किया। सौभाग्य से वैक्स संग्रहालय के पूरी तरह से ढह जाने से ठीक पहले वे जीवित बाहर निकल आए। आखिरकार कार्ली और निक भागने में सफल रहे। इसके तुरंत बाद पुलिस आई, घटनास्थल को सुरक्षित किया और अपनी जांच शुरू की। अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि शहर में 70 से अधिक लोग मारे गए थे। यह सुनकर कार्ली और निक कार में बैठे अभी भी कांप रहे थे और बेसुध थे। लेकिन उन्हें क्या नहीं पता था, पुलिस ने बाद में पता लगाया कि ट्रूडी और उसके पति के वास्तव में 3 बेटे थे और सबसे छोटा कोई और नहीं बल्कि लेस्टर था, वह आदमी जिसने उन्हें एक दिन पहले शहर में लाया था। ठीक उसी क्षण लेस्टर पास में खड़ा था, उन्हें शांत मुस्कान के साथ बैठा दिखाई देता है, मानो इशारा कर रहा हो कि दुःस्वप्न अभी खत्म नहीं हुआ है। और यहीं पर कहानी खत्म होती है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज गाइस लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।